अगेन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल रहमान है, मैं मैनचेस्टर बेस्ड यूके फार्मासिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे NSAIDs के हवाले से। फार्मासिस्ट हमारे जानते हैं NSAIDs क्या है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, और मेंबर्स ऑफ जनरल पब्लिक जो है वो उसको ओवर द काउंटर पेन किलर्स के तौर पर जानते हैं। अच्छा, दो मेन टाइप के NSAIDs हैं, एक हैं COX-1 इनहिबिटर्स, दूसरे हैं COX-2 इनहिबिटर्स। स्पेसिफिकली आज का सेशन COX-1 इनहिबिटर्स के हवाले से है। तो NSAIDs क्या करते हैं? NSAIDs जो हैं वो यूज होते हैं पेन किलर ओवर द काउंटर। हमारे जनरल पब्लिक काफी ज्यादा यूज करते हैं उसको। तो किस लिए यूज करते हैं? वो लोग यूज करते हैं किसी भी किस्म के पेन के लिए, इन्फ्लेमेशन अगर हो गई है, रेडनेस, स्वेलिंग है, उसको रिड्यूस करने के लिए, टेम्परेचर को कम करने के लिए। इसके अलावा भी बहुत ओवर द काउंटर्स के यूज हैं। फॉर एग्जांपल, किसी को हेडेक है तो उसको NSAIDs चाहिए, किसी को पीरियोडिक पेन है तो वो NSAIDs प्रेफर करता है, टूथ एक है तो NSAIDs प्रेफर कर रहे हैं। क्रॉनिक पेशेंट के अंदर भी NSAIDs यूज होता है, और मतलब हमारे मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं उसको। फॉर एग्जांपल, आर्थराइटिस में, वो ऑस्टियो आर्थराइटिस हो या रिमोटॉइड आर्थराइटिस हो, उसके अंदर NSAIDs भी यूज होते हैं द फर्स्ट लाइन। उसके बाद क्रॉनिक नेक पेन है या क्रॉनिक बैक पेन है, उसके अंदर NSAIDs होते हैं। स्ट्रेन्स वगैरह के अंदर भी शॉर्ट टर्म के लिए NSAIDs यूज होते हैं। अच्छा, कौन से बहुत ज्यादा कॉमनली NSAIDs हैं? कॉमनली NSAIDs एस्पिरिन है, आइबुप्रोफेन है, उसके अलावा नेप्रोक्सिन, मेफिनेमिक एसिड और डिक्लोफेनिक। अच्छा, डिक्लोफेनिक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल यूके के अंदर, कार्डियोवैस्कुलर रिस्क की वजह से वो यूज नहीं होता है इतना ज्यादा, अनलेस कि दूसरे NSAIDs कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो और कोई और ऑप्शन ना हो। अच्छा, बात करते हैं NSAIDs की हम एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन की जनरली, या फिर नेप्रोक्सिन, मेफिनेमिक एसिड की। तो जनरली NSAIDs जो है ना, फार्मासिस्ट जानते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कॉज करते हैं। इसका मतलब है कि इंड्यूस करते हैं ब्लीडिंग। अच्छा, अब तो फिर ये इनकी चीज है, तो जिसको अल्सर्स है उसको भी नहीं देंगे। उसके बाद जो एंटीकोगुलेशन के ऊपर ऑलरेडी है उनको भी नहीं देंगे। इसका जो प्रेग्नेंट है उनको भी नहीं देंगे, और जिनको कार्डियोवैस्कुलर रिस्क है उनको भी नहीं देंगे। इसके अलावा जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हमारे जानते हैं, बहुत सारे NSAIDs जो हैं वो हाइपरकैलेमिया कॉज करते हैं, फॉर एग्जांपल नेप्रोक्सिन। अच्छा, उसके अलावा मेफिनेमिक एसिड जो हाइपोनेट्रीमिया कॉज करती है। तो इस तरह की जो चीजें हैं ना, फार्मासिस्ट को चाहिए कि उनके टिप्स के ऊपर हों। खासकर क्लिनिकल फार्मासिस्ट वार्ड बेस्ड है, वो काम करते हैं, उनको पता हो कि ये रेगुलर मेडिकेशन ही ले रहे हैं। और उसके अलावा ओवर द काउंटर जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट काम करते हैं, उनको बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो ड्रग हिस्ट्री, मेडिकेशन हिस्ट्री कंप्लीट लें पेशेंट से जब वो आए खरीदने के लिए, इससे पहले कि वो सेल करें। फार्मेसी प्रैक्टिस इज नॉट जस्ट अबाउट सेलिंग मेडिकेशन। आप लोग किसी डिस्ट्रीब्यूशन स्टोर में काम नहीं कर रहे हैं, कम्युनिटी फार्मेसी खड़े हो गए, भाई आइबुप्रोफेन देना, ये डब्बा उठाया, ये ले भाई। तो आप लोग जो है ना, किसी ग्रोसरी स्टोर पे काम नहीं कर रहे हैं। अगर आपको कोई चीज देनी है, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास क्वेश्चन होने चाहिए, प्रॉपर क्वेश्चन किस तरह के पूछ रहे हैं, पेशेंट का किडनी फंक्शन कैसा है। NSAIDs आप पुअर या क्रॉनिक किडनी फंक्शन के अंदर जब इंपेयर्ड है किडनी फंक्शन, तो आप नहीं देंगे। जाहिर है बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको पूछनी है। तो इस हवाले से मेरा आज का सेशन है। थोड़ी सी और बात करते हैं। अच्छा, इनके अलावा और किसको नहीं दें? तो जो पेशेंट जो एलर्जिक हैं NSAIDs से, उनको NSAIDs नहीं देंगे। उसके अलावा एस्थमेटिक पेशेंट्स को नहीं देंगे, और उसके अलावा जो लोग जिनको हार्ट अटैक हो चुके हैं इससे पहले, और हार्ट फेलियर हुआ है या स्ट्रोक के अटैक्स हुए, उनको भी नहीं देंगे रिस्क के ऊपर। इसके अलावा जो लोग हाइपरटेंसिव हैं और उनको भी नहीं देंगे, NSAIDs आर बिलीव्ड टू कॉज हाइपरटेंशन। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारी और चीजें हैं जो हम कंसिडर करेंगे द फार्मासिस्ट कि क्या करना है। अच्छा, इंटरेक्शंस की हम बात करते हैं, तो बहुत सारी दवाइयां हैं जो NSAIDs के साथ इंटरेक्शन करती हैं। हाइपरटेंशन मैंने मेंशन किया, तो आप हाइपरटेंसिव मेडिकेशन के ऊपर ऑलरेडी हैं तो आप नहीं देंगे। इसके अलावा एंटीकोगुलेशन मैंने अर्लियर मेंशन किया था, तो आप जब पेशेंट हिस्ट्री लेंगे आपको चलेगा कि वो एस्पिरिन के ऊपर ऑलरेडी है या MI हुआ है और कॉम्बिनेशन ले रहे हैं एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल का, तो आप एक और NSAID नहीं डालेंगे। इसके अलावा लोग डिप्रेशन वगैरह के लिए SSRIs देते हैं, तो फ्लुऑक्सीडिन, सिटालोप्राम, ये भी ब्लीडिंग इंड्यूस करते हैं। तो ऑन टॉप ऑफ दैट आप NSAID भी देंगे, तो ये ब्लीडिंग रिस्क हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो जैसे साइक्लोस्पोरिन हो गया, इम्यूनोसप्रेसेंट, उनमें भी आप नहीं देंगे। साइटोक्सिक ड्रग्स हैं लाइक मिथोट्रैक्सेट, उसमें भी नहीं देंगे। लिथियम कोई बाइपोलर ले रहा है या फिर किसी और रीजन की वजह से लिथियम कार्बोनेट ले रहे हैं, तो वो भी कॉज करते हैं इंट्रैक्शन, तो आप उसमें भी नहीं लेंगे। अच्छा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना, वो डाययूरेटिक है। होता क्या है कि ये NSAIDs और डाययूरेटिक का जो कॉम्बिनेशन है वो लीथल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इफरेंट पे जाके, आर्टियोल पे जाके कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज कर, जिसकी वजह से जो है वो कोई और दवाई आप ले रहे हैं, या इन दोनों में से दवाई, इनकी जो क्लियरेंस है वो रिड्यूस हो जाती है, या फिर दूसरी नैरो थेरेप्यूटिक ड्रग्स इनके साथ ले रहे हैं, डिजॉक्सिन फॉर एग्जांपल या लिथियम या कोई और, तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में बढ़ने लगती है क्योंकि वो क्लियर नहीं हो पाते, और उसकी वजह से आपको डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। तो कॉम्बिनेशन अगर आप देखें डायबिटिक्स का NSAID, इट्स नॉट अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। तो एज अ फार्मासिस्ट आप लोगों को ये चीजें पिक करनी चाहिए।
अच्छा, इसके बाद बात करते हैं किसको देनी चाहिए। अच्छा, हमने बात की कि बूढ़ों को नहीं देंगे हम जो 70-65 से ऊपर के हैं, और इन लोगों को नहीं देंगे जिनको ये हार्ट के और स्ट्रोक वगैरह के मसले हुए हैं। तो अगर उनको देनी पड़ जाए और कोई और ऑप्शन अवेलेबल ना हो, अच्छा ऑल्टरनेटिव वैसे हैं अवेलेबल, पैरासीटामोल ले लें या कोडीन ले लें, ट्रामाडोल ले लें, और बहुत सारे ओपियोइड बेस्ड ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। खासकर पैरासीटामोल, और पेन की इंटेंसिटी ये है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लेते रहें, आदी हो जाते हैं लोग, तो वो उसी वक्त लेना चाहिए उनको जब जितनी ज़रूरत हो, ज़रूरत के मुताबिक। अच्छा, एक और चीज़ मेंशन करूँगा साइड इफेक्ट के हवाले से कि स्टमक अल्सर्स भी हैं और हेडेक्स भी कॉज करते हैं, आइबुप्रोफेन वगैरह। तो इवन दो कि हेडेक्स के लिए ले भी जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये हेडेक्स कॉज करते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको प्रीवियस एलर्जिक रिएक्शन हुआ होता है किसी और एनसेड से, लेकिन उनको कोई और एनसेड मिला, उनको पता नहीं होता है कि ये भी एनसेड है। तो बहुत अच्छा होता है कि आप इनसे क्वेश्चनिंग करें प्रॉपर, ताकि पता चले आपको कि भाई पहले उनको एनसेड का कोई रिएक्शन हुआ है नहीं हुआ। और अगर इन्फ्लेमेशन है रिड्यूस करनी है, एनसेड एलर्जिक रिएक्शन हो चुका है, तो और सारे ऑप्शन हैं आप यूज़ कर सकते हैं स्टेरॉइड्स के अलावा भी, जैसे एनसेड्स के अलावा भी स्टेरॉइड आप यूज़ कर सकते हैं इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए शॉर्ट टर्म। अच्छा, इसके अलावा बात करेंगे किन को दें फिर हम यूज़ करें। अच्छा, उन पेशेंट को जो ऑलरेडी अपने आप को स्टैब्लिश कर चुके हैं और लॉन्ग टर्म हिस्ट्री वो ले रहे हैं ऑन एंड ऑफ क्रॉनिक कंडीशन के लिए, तो कोई इशू नहीं है, आप इनसे पहले पता करें, ठीक है ले रहे हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, जो लॉन्ग टर्म कंडीशंस के लिए ले रहे हैं तो मेक श्योर करें कि वो पीपीआई कवर भी लें, फॉर एग्जांपल लेंज़ोप्रोज़ोल या ओमेप्रोज़ोल। अच्छा, बहुत सारी पाकिस्तान के अंदर दूसरे कंट्रीज में दवाइयाँ आ रही हैं जो ऑलरेडी कॉम्बिनेशन है, तो उनके अंदर आपको ज़रूरत नहीं है कि देने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी वो एनसेड के साथ कॉम्बिनेशन में आ रही है, ताकि वो स्टमक को प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि आप रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एसिड इन योर स्टमक, क्योंकि वो अल्सर वगैरह कॉज कर सकते हैं। अच्छा, जो लोगों को ज़रूरत नहीं कॉम्बिनेशन की, उनको भी आप काउंसिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई शॉर्ट टर्म ले रहा है, उसको ज़रूरत नहीं है कॉम्बिनेशन की, तो फिर आप सिर्फ उसको सजेस्ट कर सकते हैं आइबुप्रोफेन लें। अच्छा, इसके अलावा वो लोग जो 55 से ऊपर हैं, वो हाइयर रिस्क पर होते हैं अल्सर्स वगैरह डेवलप करने के लिए, या फिर काफ़ी अर्से से ले रहे हैं, तो उनको भी पीपीआई कवर देने की ज़रूरत है। इसके अलावा कोई और जिसको ऑलरेडी स्टमक अल्सर्स की शिकायत हो या एट हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग स्टमक अल्सर्स, उनके लिए भी आप पीपीआई कवर देंगे। अच्छा, एक और बात मेंशन करना भूल गया, जाहिर है कि अगर आप पीपीआई कवर नहीं देंगे तो ब्लीडिंग वगैरह के चांसेस हैं, ब्लीडिंग वगैरह की वजह से अनीमिया भी हो सकता है, तो बेसिकली अनीमिया ही होगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि हम क्वेश्चनिंग करें लोगों से, और अगर बहुत सारी चीज़ों के अंदर ज़रूरी नहीं है कि आप ओरल कैप्सूल या टैबलेट ही लें, अगर टॉपिकल से काम चल रहा है तो आप टॉपिकल भी ले सकते हैं, अगर आप क्रीम या जेल वगैरह लगा रहे हैं एनसेड्स के। तो यहाँ पर मैं बात अपनी ख़त्म करूँगा, काफ़ी लंबी बात हो गई, लेकिन अगर आपको कोई भी क्वेश्चन तो एनसेड्स के हवाले से प्लीज़ फील फ्री। अभी मेरे ध्यान में यही आ रहा है, क्योंकि एज अ फार्मासिस्ट कम्युनिटी में काम करते हैं या फिर वार्ड बेस, तो हम लोग यही सारी चीज़ें नोट करते हैं, मेक श्योर करते हैं कि हम इन चीज़ों को गो थ्रू करें। फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी की जहाँ तक बात की है, ब्लीडिंग रिस्क है, और 30th वीक के बाद तो हम वैसे ही कॉन्ट्राइंडिकेट नहीं देते, ब्रेस्ट फीडिंग में नहीं देते, और बहुत सारी ज़ाहिर मैंने मेंशन कर दी हैं चीज़ें, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में नहीं देंगे और इन सब जगहों पर नहीं देंगे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पेशेंट से क्वेश्चनिंग करें और इन्फॉर्मेशन निकलवाएं मज़ीद, ताकि हमें पता चले कि भाई किन पेशेंट के लिए रेलिवेंट, और ना सिर्फ ये कि उनको फिर बताएं इस बारे में, ऑल्टरनेटिव सजेस्ट करना भी एज अ फार्मासिस्ट हम लोगों की जिम्मेदारी है। तो आई होप कि आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में कॉक्स 2 की बात करेंगे इंशाल्लाह। तो कोई क्वेश्चन हो तो फील फ्री, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग।